पहले जो है इमरजेंसी के नाम पे 40 बेड थे और 40 एक ही या 50 इमरजेंसी में और 40 करीब क्रिटिकल केयर में थे। तो करीब 155 के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल केवल रांची में चल रहे हैं और स्टेट के दूसरे शहरों में चल रहे हैं। अब क्षमता का मतलब ये नहीं कि केवल बेड बढ़ जाए, बेड बढ़ने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। वो 1,500 हो गया है, वो लेंगे न, इसके बाद ना हम दवा का पैसा लेंगे, न रिम्स ऑपरेशन का चार्ज लेगा, न रिम्स खाने का चार्ज लेगा। जो 100% का तो दावा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और दावा तो हम करते नहीं। आप लोग कई बार कहते हैं कि आपने दावा किया, दावा हम किसी चीज का नहीं करते। रिम्स में कोई दावा नहीं कर सकता। हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग के साथ हम कोशिश कर रहे हैं। और जैसे जो हमारे भाई लोग हैं उनका सभी का स्वागत है। हम नए साल में मिले भी नहीं थे, तो नए साल का भी आप लोगों को अभिनंदन है। आज ये मीटिंग हमने इसलिए भी बुलाई है क्योंकि बहुत सारी खबरें आप लोग इमरजेंसी से संबंधित छाप रहे हैं, जिसमें कुछ सही हैं और कुछ गलत भी हैं, जिनकी हमने पूरी छानबीन की है। उसका विश्लेषण बाद में करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि इमरजेंसी हमारी जो है वो पहले इमरजेंसी और ट्रॉमा इतना एक्सपेंडेड नहीं था। अभी इमरजेंसी और ट्रॉमा को अगर हम सारे बेड्स को मिला दें तो 130 बेड 130 बेड ऑलरेडी फंक्शनल हैं इमरजेंसी और ट्रॉमा में। पहले जो है इमरजेंसी के नाम पे 40 बेड थे और 40 एक ही या 50 इमरजेंसी में और 40 करीब क्रिटिकल केयर में थे। अभी 130 बेड सभी मिला के फंक्शनल है। इसके बाद भी चूंकि लोड इतना बढ़ रहा है, जैसे अभी क्या हुआ है कि स्ट्रोक्स बढ़ गए हैं। स्ट्रोक समझते हैं ना, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इनकी संख्या बढ़ी है। जो कोल्ड में बीमारियां होती हैं, जैसे कफ कोल्ड नहीं, जो सांस की बीमारियां हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीजेज जिनको कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव, जैसे अस्थमा हो गया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो गई, ये सर्दी में बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। इन्फेक्शन तो उतना नहीं बढ़ता है, सर्दी की वजह से ये सीजन में प्रेसिपिटेट हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ लोड भी बढ़ा हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोड इसलिए भी बढ़ा हुआ है क्योंकि इकलौता टर्सरी केयर इंस्टीट्यूट है ये झारखंड का, और साथ ही जो करीब 155 के ऊपर प्राइवेट हॉस्पिटल केवल रांची में चल रहे हैं और स्टेट के दूसरे शहरों में चल रहे हैं। रात में ऐसी स्थिति आ जाती है कि सारे के सारे पेशेंट वो इसलिए बाहर से रिफर कर दिए जाते हैं, या तो उनके पास पैसा नहीं रह गया होता है, और या वो इसलिए भी रिफर करते हैं ताकि रात में कोई उनको मना न कर पाए। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंस्टीट्यूट की अपनी एक क्षमता होती है। अब क्षमता का मतलब ये नहीं कि केवल बेड बढ़ जाए, बेड बढ़ने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। बेड बढ़े तो उसके हिसाब से रिसोर्सेज भी बढ़े। इसका मतलब ये है कि बेड बढ़े तो ऑक्सीजन पाइपलाइंस भी बढ़े, वैक्यूम भी बढ़े, मैन पावर भी बढ़े, टेक्निकल मैन पावर भी बढ़े, लेबोरेटरी फैसिलिटीज भी बढ़े, अटेंडेंट्स भी बढ़े, स्ट्रेचर भी बढ़े। सब कुछ बढ़ाने की आवश्यकता होती है। जैसे कह देते हैं वहां बेड है वहां भर्ती कर दो, तो अगर फिजिशियन एक है और बेड किसी दूसरे विभाग में खाली है तो वहां भर्ती नहीं हो सकता, ये हम सभी जानते हैं। अभी आज करीब 15 दिन से हम इस काम पे हैं, तो आज जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि ऑन्कोलॉजी बिल्डिंग में 4th फ्लोर पर, ऑन्कोलॉजी ब्लॉक आप लोग जानते हैं, उसमें 4th फ्लोर पे लाइब्रेरी का एरिया था। उसको हमने एक हफ्ते पहले इंस्पेक्ट किया था। उसमें भी बहुत तरह के सामान पड़े हैं, अलमीरा पड़े हैं, लाइब्रेरी के सामान पड़े हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल पड़ा है, और एक तरफ उसके 20 बेड न्यूरोलॉजी के चलते हैं। तो हमने ये डिसीजन लिया है कि कुल मिलाकर 98 बेड, 98
98 बेड हम ऑन्कोलॉजी में क्रिएट करने जा रहे हैं। उसका काम शुरू कर दिया गया है। आज स्टेट कमेटी की मीटिंग हो गई है। स्टेट कमेटी ने भी ये फैसला ले लिया है। इसको माननीय चेयरपर्सन जीबी को अप्रूवल के लिए भेज दिया जाएगा, लेकिन ये काम जारी रहेगा क्योंकि शासन स्तर पर भी हमने बात कर ली है इसके लिए। अब आता है कि तुरंत कैसे राहत दी जाए। तो तुरंत राहत देने के लिए आज हमने कॉटेजेस का राउंड लिया, पेइंग वार्ड का राउंड लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पेइंग वार्ड में हमने पिछले बार एक डिसीजन लिया था कि हम केवल पेइंग रूम का पैसा लेंगे। 1000 रुपया जो भी लेना चाहे, वो 1500 हो गया है, वो लेंगे न। इसके बाद ना हम दवा का पैसा लेंगे, न रिम्स ऑपरेशन का चार्ज लेगा, न रिम्स खाने का चार्ज लेगा, जो पहले पेइंग वार्ड में लगता था। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि उसके बाद भी उसके टेकर कम और इमरजेंसी की क्राइसिस हो रही। तो इसलिए एक और डिसीजन लिया कि 14 बेड कॉटेजेस में, मतलब फर्स्ट फ्लोर की कॉटेज जितनी भी है उसमें 14 बेड लग जाएंगे, जिसमें 7 में ऑक्सीजन और पाइपलाइन रहेगा। 7 ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था या वैक्यूम की व्यवस्था नहीं होगी, क्योंकि वो अटेंडेंट के लिए थे। कॉटेज में एक पेशेंट का रूम है, एक अटेंडेंट का रूम है। तो दोनों बेड हम यूटिलाइज करेंगे और इमरजेंसी का 14 बेड का एक्सपेंशन हम वो करने जा रहे हैं और 16 बेड का एक्सपेंशन हम पेइंग वार्ड में करने जा रहे हैं। और इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा पेशेंट को। आप समझ रहे हैं, जैसे इमरजेंसी को एक्सपेंड किया तो जैसे इमरजेंसी में चार्ज नहीं, वो वहां भी चार्ज नहीं लगेगा। इसका फैसला आज हमने स्टेट कमेटी में लिया है। इसको बहुत जल्दी इंप्लीमेंट कर देंगे। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम वो हर कोशिश कर रहे हैं कि चूंकि इमरजेंसी से ज्यादा शिकायतें आती हैं और तरह तरह की शिकायतें हैं, सबों पे नजर है और सबों पे काम चल रहा है। पहले आप लोगों ने कोई न्यूज छापी थी या कहीं से हमें खबर मिली थी कि वहाँ ट्राली मैन ही पैसा ले लेता है। उसकी हम पूरी इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहे हैं। और अभी हमने ऑर्डर जारी किया है, कल ही जारी किया है, कि नाइट में हम एक स्क्वाड बना रहे हैं, बना दी है, जिसमें हमारे डिप्टी मेडिकल सुपरिंटेंडेंट, एक क्लिनिकल कंसल्टेंट, 2 गनर होमगार्ड के और 2 गनर शादी वर्दी में होमगार्ड के और एक सैप का जवान, इतने लोग मिलकर सडन राउंड लेंगे रात में। तो ये जो फिक्सिंग कहीं कहीं हो रही है कि वार्ड बॉय भी पैसे बनाने की अगर कोशिश कर रहा है, अगर ये खबर सही है, हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो भी रोक लगाई जाएगी। तो इमरजेंसी की प्रॉब्लम हम धीरे धीरे सॉल्व कर लेंगे। और जब वो 98 बेड्स हमारे तैयार हो जाएंगे तो हम क्या प्लान करके रखे हुए हैं कि 98 बेड में, क्योंकि न्यूरो सर्जरी में भी बेड की क्राइसिस हो जाती है, तो 35 बेड जो पुरानी इमरजेंसी में थे, पुरानी इमरजेंसी आप लोग जानते होंगे, सभी पुराने लोग हैं, तो वो 35 बेड हम ट्रॉमा और इमरजेंसी को दे देंगे और 35 की जगह 50 बेड हम न्यूरो सर्जरी को ऑन्कोलॉजी ब्लॉक में दे देंगे। वो ऑपरेशन थिएटर से कनेक्टिविटी है उसकी, तो न्यूरो सर्जरी को कन्वीनियंस इनकन्वीनियंस नहीं होगी। तो न्यूरो सर्जरी के भी बेड बढ़ जाएंगे और न्यूरोलॉजी के भी बेड बढ़ जाएंगे। न्यूरोलॉजी के जो 20 बेड हैं उसमें अभी मिक्स्ड पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। कभी वो न्यूरोलॉजी के जो कायदे से सीरियस पेशेंट एडमिट होनी चाहिए, तो वो 20 बेड हम जो है 20 और 5, 20 और 6, 26 बेड हम आईसीयू के और बढ़ाने जा रहे हैं। उसमें चाहे वो ऑन्कोलॉजी की इमरजेंसी हो, चाहे न्यूरो सर्जरी की इमरजेंसी हो, चाहे न्यूरोलॉजी की इमरजेंसी हो, वो पेशेंट वहां एकोमोडेट हो जाए। इसके पहले मैं ये भी बता दूं कि सेंट्रल लैब जो हमने कभी कमिट किया था, सेंट्रल लैब का काम तेजी से चल रहा है और सेंट्रल लैब फरवरी एंड कंस्ट्रक्शन पे है। कंस्ट्रक्शन भी उसमें चल रहा है, ऐसा नहीं हम सुपरवाइज कर रहे हैं क्योंकि स्ट्रक्चर का मॉडिफिकेशन होना था। सेंट्रल लैब का काम तेजी से चल रहा है, उसमें 7-8 करोड़ के टेंडर कर दिए गए हैं। कुछ इक्विपमेंट का एग्रीमेंट भी हो गया है, तो इक्विपमेंट आया जा रहा है। सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन की फैसिलिटी, इंडोर पेशेंट हो चाहे आउटडोर पेशेंट हो, वो लिमिटेड काउंटर्स हैं, उन्हीं से डील होगा, वहीं पे रिपोर्ट मिलेगी, वहीं पे रजिस्ट्रेशन होगा और सैंपल कलेक्शन के एरिया में सैंपल कलेक्शन होगा। और अभी तो रिपोर्ट उन्हीं काउंटर्स पर मिलेगी
पर धीरे धीरे हम ये कोशिश करेंगे, जैसे पेशेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एडवांस स्टेज में जाएगा तो हम कोशिश ये करेंगे, जो जल्दी है अभी कहना, लेकिन प्लान है हमारा कि आने वाले दिनों में वो रिपोर्ट जो है नेट पे या मोबाइल पे भी अवेलेबल हो जाए। तीसरी प्रॉब्लम बार बार आती है, एक तो प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेशन की हो गई। अभी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टिगेशन है उसमें एक्सरे की मशीनें टूटी फूटी थी, काम नहीं कर रही थी। उसके लिए सीआर मिला के 6 मशीनों का ऑर्डर और हो गया है। कुछ मोबाइल एक्सरे हैं, कुछ स्टैटिक एक्सरे हैं, एक सीआम भी है। वो संख्या बढ़ाई जा रही है क्योंकि हमने राउंड लिए, हमने देखा लाइनें लंबी लगी हुई, तो उसको देख के ये भी व्यवस्था बहुत जल्दी सुदृढ़ हो जाएगी। फंक्शनल होने को है, मशीनें आ भी गई। इसी तरह हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड की मशीनें रेडियोलॉजी में 2 ही थी, वैसे तो पूरे इंस्टीट्यूट में 10 एक थी, तो उससे भी लाइनें लग रही थी। उसका भी मैं आपको बताता चलूं, 4 मशीनों का ऑर्डर वो ऑलरेडी प्रोसेस में है, वो भी मशीनें आ जाएंगी। आज की तारीख में भी हम 80% दवाएं फ्री दे रहे हैं। 100% का तो दावा हम बिल्कुल नहीं कर सकते, और दावा तो हम करते नहीं। आप लोग कई बार कहते हैं कि आपने दावा किया, दावा हम किसी चीज का नहीं करते। रिम्स में कोई दावा नहीं कर सकता। हम प्रयास कर रहे हैं, आप लोगों के सहयोग के साथ हम कोशिश कर रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही, इसलिए हम इनकरेज हैं। इसी तरह तो इन्वेस्टिगेशन का हो गया, दवाओं का हो गया, इमरजेंसी का हो गया। एमआरआई जो नहीं था, एमआरआई का ऑर्डर जो कैबिनेट से अप्रूवल हो गया था, एमआरआई का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। वो एमआरआई इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है, टर्न की प्रोजेक्ट है, तो वो जब भी इंस्टॉल हो जाएगा इंस्टीट्यूट का एमआरआई काम करने लगेगा। इसके अलावा हम जानते हैं कि हमारा इंडोर अच्छे हाल में नहीं है और ओपीडी भी टूटा फूटा है। आज ही हमने स्टेट कमेटी में डिसीजन लिए हैं कि जो पेशेंट को फैसिलिटेट करने वाले काम हैं और 1.5 करोड़ के अंदर हो सकते हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ का पावर डायरेक्टर के पास है, तो वो काम जारी रहेंगे। बाकी ऑनरेबल सीएम ने रिव्यू मीटिंग में हमको आदेश दिए हैं और विभाग को भी से ये अपेक्षा की है कि जो भी इक्विपमेंट टूटा फूटा है जल्दी से जल्दी रिम्स रिन्यू करे उसको। नर्सेस का 144 नर्सेस भी रिटायर हो रही इंस्टीट्यूट में। 144 पोस्ट का रोस्टर क्लियरेंस के लिए डिपार्टमेंट में फाइल है, जैसे ही आ जाएगी झारखंड स्टेट सर्विस कमीशन को हम रिक्वेस्ट भेज देंगे और परस्यू करके नर्सेस की अपॉइंटमेंट करवाएंगे। प्रमोशंस की जहां तक बात थी फैकल्टी के, फैकल्टी प्रमोशंस हम कर चुके हैं। जैसे ही अप्रूवल आ गया चेयरपर्सन गवर्निंग बॉडी का नोटिफाई कर देंगे। फैकल्टी अपॉइंटमेंट के लिए लगभग 300-350 एप्लीकेशन हमारे पास आ चुकी हैं, उसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है। उसके चेयरपर्सन ऑनरेबल डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, उनके रिक्वेस्ट भेज दी गई है। उसकी एक एसओपी हम तैयार करने में लगे हुए हैं ताकि इंटरव्यू ऑब्जेक्टिव मैनर में लिए जा सके, ज्यादातर चीजें ऑब्जेक्टिव हो, इसके लिए हम प्रोसेस में हैं, उस पर काम चल रहा है। जल्दी ही इंटरव्यू करे जाएंगे वो, ताकि फैकल्टी की क्राइसिस को भी सरकमवेंट किया जा सके। रेजिडेंट की जो प्रॉब्लम आती थी वो वॉक इन इंटरव्यू का प्रोविजन हम कर चुके हैं, समय समय पे वॉक इन इंटरव्यू हम करते हैं। उसकी वजह से हमारी डॉक्टर्स की प्रॉब्लम जो क्राइसिस थी वो सॉल्व होती है। 9 मेडिकल ऑफिसर हम अपॉइंट कर चुके हैं, उनको अपने अपनी जगहों पर डिप्लॉय कर दिया है, काम थोड़ा फैसिलिटेट हुआ है। ऑनरेबल सीएम ने यह भी अपेक्षा की है कि 738 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था जिसमें रीडेवलपमेंट और रेनोवेशन का प्लान था, ऑनरेबल सीएम ने ये अपेक्षा की है हमसे और विभाग से कि हम एक कंप्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाएं ताकि उसमें नई बिल्डिंग और नए तरह से, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा इंडोर बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, उसको रिनोवेट तो करवाना पड़ेगा वरना पेशेंट सर्विसेज कहाँ देंगे। तो उसको हमने प्रपोज किया है कि आप किफायती एक प्रोजेक्ट बनाइए कि 5-10 साल वो चल जाए, और 10 साल में आने वाले दिनों में जब आज से हम शुरू करेंगे तो ओपीडी ब्लॉक तो ऑलमोस्ट फाइनल है। इंडोर और ओपीडी का डिसीजन, ओपीडी में हमने बहुत सीरीज ऑफ मीटिंग्स की और ओपीडी ब्लॉक का प्लान हमारा बहुत अच्छा आ गया है। अब ऑनरेबल सीएम से मीटिंग के बाद अभी मास एंड वाइड को काम दिया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिले नहीं,
वो एक एजेंसी है, वो जब प्लान तैयार करके फाइनल कर देंगे, हम लोग जब उसको अप्रूव कर लेंगे, फिर ऑनरेबल सीएम के सामने उसको प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद नई बिल्डिंग्स का भी काम मुझे लगता है टाइम टेकिंग है, लेकिन वो भी शुरू हो जाएगा ताकि आने वाले दिनों में पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम न हो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें